तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 396 में आप सभी का स्वागत है। तो ये समय हो रहा है 10:30 की, इसलिए आज वीडियो इतनी लेट हुई है, तो माफ़ करना। कल से रेगुलर वीडियोस आया करेंगे रेगुलर टाइमिंग पे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफी ऑरिजिन कोर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन लैंड के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डार्क वर्ल्ड क्रिस्टल्स राउंड टेबल के ऊपर 8 लॉर्ड्स बैठे हुए थे। युवान, जिन, वुलन, मिंग हुआंग, नाइगू, जी मैन, मोमैन और लूफेम वो सभी अपने सीट पे बैठे हुए होते हैं। उसी के साथ युवान सबसे पूछते हैं कि क्या तुम सब ने किसी तरह का ट्रबल को फेस किया जब तुम अपने टेरिटरी को रिक्लेम कर रहे थे। तो लॉर्ड वुलन वहाँ पे सिंपली कहता है कि नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन लॉर्ड जिन यहाँ पे कहता है कि मैंने तो उसे सिर्फ एक वार्निंग ही दी थी, जिसकी वजह से सारे बंदे वापस लौट गए थे। जिसके साथ लॉर्ड जिनमेंग ये भी कहते हैं कि मुझे मोगूसी को हंट डाउन करना पड़ा था, क्योंकि इस बंदे ने हमारे फाइट के दौरान, जो कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के साथ जो हम लोग फाइट कर रहे थे, तो इस समय ये बंदा जो कि मोगूसी था, इसने हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के 6 मिलियन बीइंग्स के सोल को डिवोर कर लिया था और इसको अपनी भूख और मिटानी थी, तो ये और भी खाता जा रहा होता है। लेकिन मैंने इस पर अटैक किया, जिसकी वजह से इसने भीख की मतलब मौत की भीख की माफ़ी मांगी। मतलब मौत नहीं देने को थी, वो कह रहा था कि मुझे मत मारो, वो मर्सी मांग रहा था, वो भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कहा था कि मैंने इग्नोर किया और उसको पुश करते गया, और अभी तक मैंने उसके टोटल के 89% पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जैसे ही युवान मोगूसी का नाम सुनता है, तो उसके मन में और भी गुस्सा बढ़ना लग जाता है। हमें यहाँ पे लॉर्ड जिन को भी दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि मैं सच में ये विश करता कि मैं इस बंदे को कंप्लीटली तबाह कर देता। अब लूफी के एक्सप्रेशन भी और भी भयंकर होते, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, क्योंकि इन्फिनाइट हिनवन स्पेस में लगभग 200 हिनवन एंचेस्टर लेवल के एग्जिस्टेंस मौजूद हैं, जिसमें से मोगूसी की बात करें तो ये बंदा पाइनिकल पावर में आता था, मतलब ये भी टॉप रैंक पे आया करता था। और ये एक इमॉर्टल बीइंग है जो कि सोल पावर में काफ़ी बड़ी महारत को हासिल कर रखता है। बताया जाता है कि इसकी जो टर्म्स है थ्रेट और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज़ में, ये अपने हाफ ऑफ प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स को भी सरपास कर देती है। मतलब ये बंदा सोल को डिवोर करता है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो बंदे किसी के सोल को फीड करते हैं, तो उनकी सोल पावर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होती है, लेकिन वो और भी टेरिफाइंग हो जाता है। हमें बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैन के राइज होने से पहले कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि मोगूसी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए बंदा पूरी तरह से पागलपंती में बिहेव करता था, ये पूरी तरह से मास केयर क्या करता था, सबको मार दिया करता था। अब इसकी वजह से बाकी सारे बंदों को भी बचकर रहना पड़ता था, और इसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं थी। इसको ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद था, ना किसी को रिसोर्सेज लूटने की पसंद थी। बस इसको एक चीज़ चाहिए थी, सोल्स। इसको सोल्स की भूख लगी होती है, क्योंकि सोल पावर का मास्टर होता है और ये इन्फिनाइट स्पेस के काउंटलेस बीइंग्स को डिवोर कर सकता है। और यहाँ पर जबकि इसकी पावर्स उन्हीं सोल से कनेक्ट होती है, तो इसको मिटा पाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। जैसे शैडो मास्टर को देख लो, जैसे मैंने बताया कि जहाँ भी शैडो मौजूद हैं वो बंदा मौजूद होगा, तो इसकी पावर्स भी सेम टू सेम वैसे ही है। जहाँ पर भी सोल मौजूद होगी, ये बंदा वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसको पूरी तरह से मिटा पाना नामुमकिन है, मतलब हो ही नहीं सकता। अगर सबको जब तक नहीं मार दिया जाए, मतलब हर एक लिविंग बीइंग को, यहाँ तक कि खुद को भी ना मार दिया जाए, तब तक ये बंदा मर नहीं सकता। ये बंदा कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा ही। जिसके साथ वो लोग कहते हैं कि इसी वजह से इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस भी मोगूसी से डील नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भी इसके साथ अलायंस बना लिया था, और वो अपने खुद के इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के साथ उसको ऑफर किया करते कि लो तुम इसको खाओ, इसको डिवोर करो, इसके सोल्स को निगल जा। और इसी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ा सा अच्छा खासा चला करता था। मतलब देख रहे हो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को, जो कि अपने बड़े नंबर्स को बचाने के लिए इस बंदे को अपने खुद ही बंदों की बलिदान दे देता था कि लो इसको कह लो, क्योंकि उनके पास भी कोई जरिया नहीं था।
कि वो इनसे फाइट कर सकें। अब इन्फिनाइट इनवन स्पेस की बात करें तो यहाँ पर लिविंग बींग्स नंबर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनेट इनवन लाइफ फॉर्म फैक्शंस इनेट इनवन स्पेस की सबसे बड़ी फैक्शंस में से एक है, तो इनके पास कई सारे बॉडीज बंदे तो मौजूद ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिशनर्स फैक्शंस की बात करें तो ये ऑरिजिन वर्ल्ड्स में आते हैं। और आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता होगी कि ऑरिजिन वर्ल्ड्स में कितने ज़्यादा भयंकर लेवल के बंदे मौजूद होते हैं। मतलब हर एक वर्ल्ड क्लस्टर्स में बिलियंस, मतलब उससे भी ऊपर ऊपर के नंबर के संख्याओं में बंदे मौजूद होते हैं। और प्रैक्टिशनर फैक्शंस जो कि केज वर्ल्ड के अंदर मौजूद होते हैं, तो उनकी जो पावर्स और इंटेलिजेंस होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती हैं, और इसी वजह से उनकी सोल्स उन इन्फिनाइट इनवन स्पेस के अंदर जो इन्फिनाइट इनवन लाइफ फॉर्म्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी खासी होती है, जिसकी वजह से मोगोसी को अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के बंदों को मारकर खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शंस ने पूरी तरह से मोगोसी को रोक कर रखा था ताकि वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के सोल को काउंटलेसली तरीके से नहीं खा सके, क्योंकि जब भी ये बंदा ऐसे करने की कोशिश करता ये सभी मिलकर उसे हंट डाउन करने लगते हैं, और ये बंदा प्रैक्टिशनर टेरिटरी के बाहर ही रहकर उन सबको खाया करता था। अब यहाँ पर जैसे कि मैनचेस्टर से फाइट करते हुए वक्त वहाँ पे कई सारे ऑरिजिन कोड डिस्ट्रॉय हुए थे, तो वर्ल्ड ऐसे ही खाली पड़ी थी, तो ये बंदा उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर उन सभी सोल्स को खाने लगा था। वैसे और बहुत ही बकवास होती तो इसको स्किप करते हैं, क्योंकि समझ लो इतना कि ये बंदा अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के भी सोल्स को निगल गया था, इसी वजह से ये सारे इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें चल रही होती है, मोगोसी परफेक्टली एक अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके सब चीज़ें कर लेता है, बड़े अच्छे से खा पी लेता है, और जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो लॉर्ड जिंगमैन गुस्से से उस पर अटैक कर देते हैं। इस बंदे ने, जो कि लॉर्ड जिंगमैन है, उसने मोगोसी को सारे टाइमलाइंस में हंट डाउन किया, सारे डायमेंशंस में घुस घुस कर इसको मारा, इसके हर एक ट्रेस को, हर एक हिडन पावर्स को ढूंढ कर इसको तबाह करने लगा। मतलब ये पावर्स, ये काम सिर्फ अपने लॉर्ड जिंगमैन ही कर सकते हैं, वरना ये बंदा तो हमेशा ही छिपा ही रहेगा। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन वहाँ पे कहता है कि अभी के फिलहाल मैंने उसको डैमेज कर दिया है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि लॉर्ड जिंगमैन ऐसा कर सकते क्योंकि वही अपने पास्ट और फ्यूचर से ऑब्जर्व करके उसके छिपे हुए ट्रेसेस को ढूंढ सकते हैं। जिसके साथ लॉर्ड जिंगमैन कहते हैं कि इस वक्त मैंने उसके एटलीस्ट 99% पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से ये बंदा अपने आप को रिकवर करने के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक रेस्ट में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये इतना तो श्योर है कि ये आगे चलकर हमारा प्रैक्टिशनर फैक्शंस पे फिर से अटैक नहीं करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर सिंपली था कि इस बंदे को इतना ज़्यादा मारा गया कि ये बंदा फिर से अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। मतलब 99% बहुत होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि टिडॉल से हाथ धोने के बावजूद आपके हाथ में 1% जर्म्स बच जाते हैं, तो ये बंदा वैसे ही 1% जर्म्स में से एक था। इसको 99% तबाह करना आसान था, मतलब उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उस 1% को मिटा पाना ये इम्पॉसिबल था। ये एक इमॉर्टल एग्जिस्टेंस था जो कि यार सब में बहता है, ये हर एक सोल में पाया जाता है, तो कह सकते हो कि इमॉर्टल है ये, अनलेस पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाए, हर एक हाई लेवल वर्ल्ड क्लास लाइफ फॉर्म्स वो सभी एक्सटर्मिनेट हो जाए। यहाँ पे लॉर्ड्स की बात नहीं की जा रही है, मतलब यहाँ पे सिर्फ हाई लेवल और वर्ल्ड क्लास और बाकी जो नॉर्मल बंदे हैं उन सबको तबाह कर दिया जाए, तो वो सभी मोगोसी की पावर्स को ख़त्म कर देंगे और मोगोसी सारे होस्ट को खो देगा, तो मोगोसी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तभी उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉर्ड्स की बात इसलिए नहीं की गई है क्योंकि लॉर्ड्स तो अपने ही एक खुद के सुप्रीम बीइंग्स हैं, ये सब बंदे दूसरे लॉर्ड्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे युवान कहते हैं कि इसकी पावर्स बॉडी सोल पावर से ही बनी होती है, एक बार इसके 99% को डिस्ट्रॉय किया जाए तो इसकी जो रिकवरी स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाएगी। जैसे लूफिन के केस में उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पावर्स को खो देती है तो उसकी रिकवरी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है। अबुलन इसी के साथ कहता है कि जब जिंगमैन एक लॉर्ड नहीं बना था तो हम में से कोई भी मोगोसी को कुछ नहीं कर सकते थे, और ये सच में उस वक्त काफ़ी डार्क टाइम्स हुआ करता था। यहाँ पे बताया जाता है कि उस वक्त खुलेआम अटैक करता था, जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर फैक्शंस को उस बंदे के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ा था। लेकिन जब लॉर्ड जिंगमैन आए तो उसको कुत्ते की तरह मारना शुरू किए होते हैं। तो यहाँ पे युवान उससे कहता है कि
मोगुसी इमॉर्टल बीइंग हैं, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि वो फिर से हमारे प्रैक्टिशनर टेरिटरी में वापस आए, जिसके साथ वो बाकी लॉर्ड से पूछते कि क्या तुम सबको भी ट्रबल आई। मतलब देख रहे हो कि चैप्टर्स कितना ज़्यादा बोरिंग की तरफ जा रहा है। पता नहीं राइटर्स को ऐसा क्या है। मैं चाहता हूँ कि प्लॉट अच्छा खासा बनेगा, लेकिन इतना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए। जिसके साथ वहाँ पे लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि मैंने कुछ डिफिकल्टीज को फेस की। लोटस प्राइम माउंटेन्स लॉर्ड वो मेरे साथ फाइट करने लगा था और मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब जैसे ही लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड का नाम वहाँ पे सभी सुनते हैं, सभी इस चीज़ को सुनकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि जितनों को हिस्ट्री के बारे में पता है उन्हें एक चीज़ अच्छे से पता है कि जब प्रैक्टिशनर फैक्शन वीक था, जब उसके पास ज़्यादा टेरिटरी नहीं थी, तो उन्होंने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया था। तभी जाकर आगे में उनके पास 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स हुए थे, जिसमें के अंदर एक रीजन आया करता था जिसे लोटस प्रिजन क्लस्टर भी कहा जाता है, जहाँ पे ये लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड रहा करता था। यहाँ पे उनसे फाइट की थी, लेकिन यहाँ पर फाइनली उन्होंने भगा दिया था। अब ये बंदा इसने काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स को कंज्यूम किया था, उनके एसेंस को निगल गया था। मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शंस पावरफुल होने के साथ इसको भी भगा दिया होता है, और तभी जाकर वो 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स को फोर्टिफाइड कर पाए और एक स्पेस टाइम नेटवर्क के साथ जोड़ पाए, जिसके साथ ही एंसेस्टर्स को भी रोका गया। जिसके साथ लॉर्ड मोमेंट और आगे कहते हैं कि इसने भी इस वॉर का एडवांटेज लेते हुए ये फिर से वापस आया। अल्डो के सिर्फ अभी मैं उसे सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं उसको हरा नहीं सकता। जिसको सुनकर युवान कहता है कि तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसको सुनकर लॉर्ड मोमेंट कहता है कि अगर युवान मेरे साथ रहेगा तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे पैनिक होकर भागना ही पड़ेगा। जिसके साथ वहाँ पे और भी बातें होने लगती है और हमें ये चीज़ बताया जाता है कि लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड वो अपने वो जिन ह्यूमन एंसेस्टर और निर्वाणा ह्यूमन एंसेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस की जितनी पावरफुल होता है, ये इकलौता बंदा ही काफ़ी खतरनाक होता है। इसलिए अपने लॉर्ड मोमेंट को इतना ज़्यादा चीज़ करना पड़ रहा होता है। अब ये बंदा इमॉर्टल एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन लॉर्ड प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स इसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन ये पास्ट में इसको कम्प्लीटली मार नहीं पाते, क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये बंदा अपने आप को किसी जगह पर खड़ा कर दिया तो इसको तबाह कर पाना मुश्किल होता है, अपने चूसिन इन्होंने एंसेस्टर्स की तरह ही। अपने युवान के फॉर्मेशन से ही इसको पूरी तरह से काउंटर किया जा सकता है और इस लोटस प्रिजन माउंटेन्स को भगाया जा सकता है, क्योंकि लोटस प्रिजन माउंटेन है ना, वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के एनर्जी को खींचकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है और युवान उसी एनर्जी को रोक देता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता ही नहीं। और युवान के रहते हुए इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, भाग जाओ। जिसके साथ वहां पे लॉर्ड जिन अपने लूफेंग से पूछता है कि ब्रदर लूफेंग, तुम्हारी ट्रू बॉडी वो तो ब्लड क्रेन टेरिटरी में है ना पूरे समय से, आखिरकार एक वीक फैक्शन, एक ब्लड क्रेन टेरिटरी जैसा फैक्शन हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को कैसे प्रवोक कर सकता है। मतलब साफ कहने का ये मतलब था कि हम सब ने सारी वीक फैक्शंस को भगा दिया, लेकिन ये तुच्छ सा प्राणी, ये तुच्छ सा फैक्शंस आखिरकार हमसे क्यों पंगा ले रहा है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि टोटल में 200 ह्यूमन एंसेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस हैं इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में, लेकिन उनकी भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा वैरी होती है। कोई भी बंदा इटर्नल लैंड में जो सीट को होल्ड करता है वो इमॉर्टैलिटी होता है, इमॉर्टैलिटी को पोजेस करता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो सुप्रीम पावर्स को पोजेस करता है। सिर्फ 30 ऐसे ही बेंग्स है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और जो भी बंदे इटर्नल लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर से उनसे डील कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मोगुसी की बात करें तो टॉप 10 लिस्ट में आता है, मतलब पावरफुल कैटेगरी के लिस्ट में इन्फिनाइट स्पेस में टॉप 10 में आया करता है। लोटस प्रिजन माउंटेन की बात करें तो वो टॉप 30 में आया करता था, लेकिन जो तीनों लॉर्ड हैं ब्लड क्रेन टेरिटरी के, वो इन दोनों से काफ़ी कमज़ोर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन युवान कहता है कि देखो भूलो मत, हम लोग ब्लड क्रेन टेरिटरी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये जो ब्लड लॉर्ड है, क्रेन लॉर्ड है और शैडो लॉर्ड है, इन तीनों के पास एक्सेप्शनल सर्वाइवल स्किल्स हैं, और ये जब तीनों अपने फोर्सेस
को ज्वाइन करते हैं तो तब कुछ और ही हो जाता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तब कि ये लॉर्ड अपने डोमेन्स के अंदर भी हैं तो इनकी पावर्स और भी ज़्यादा हो जाती हैं और इसकी पावर्स लोटस प्रिजन माउंटेन्स को भी सरपास कर जाती है। मतलब देख रहे हो कि यार एक अपने डोमेन अपने टेरिटरी के अंदर फाइट करने से उनकी पावर्स कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ वहाँ पे वो कहते कि फिलहाल ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे लॉर्ड मिंग हुआंग लू फेंग से पूछते कि ब्रदर लू फेंग क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत चाहिए? तो लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यार लू फेंग को ज़रूरत ही क्या है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे कहता है कि देखो ये जो ब्लड क्रेन टेरिटरी है मैं वहाँ पे इसलिए क्योंकि मेरा और उसके टेरिटरी के साथ कुछ कनेक्शन से मेरे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मैं उस मिस्टीरियस लैंड के ओरिजिन कोड को रिफाइन कर सकता हूँ। लू फेंग जैसे ये बात बताता है सातों के सातों लॉर्ड अपने लू फेंग की तरफ देखने लग जाते हैं कि क्या तुम एक मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन कर सकते हो। और लॉर्ड जिन यहाँ पे अपने लू फेंग से पूछते कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। अब लॉर्ड वुलांग भी पूछते कि ब्रदर लू फेंग तुम अभी अभी ही लॉर्ड बने हो और यहाँ पर मैंने खुद इन्फिनाइट इन स्पेस में इतने लंबे अरसे तक खोजा लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई मिस्टीरियस लैंड नहीं मिला जो कि मेरे लिए सूटेबल हो। लॉर्ड मिंग हुआंग, लॉर्ड नाइगू और बाकी सारे मिक्स्ड इमोशंस में आ जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो कितने लंबे अरसे से लॉर्ड बने आए हुए हैं लेकिन उन्हें ऐसा कोई मिस्टीरियस लैंड नहीं मिला जो कि उनके जैसा हो, जो कि वो डिफाइन कर सके। लेकिन लू फेंग जो कि नया आने वाला लॉर्ड है उसको अभी ही मिल गई होती है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा एक मिस्टीरियस लैंड के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर्स को बूस्ट कर देता है। मतलब उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक चली जाती हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड नाइगू कहता है कि 8 लॉर्ड्स के अंदर सिर्फ युवान और जिंगमैंग ही ऐसा है जो कि मिस्टीरियस लैंड को कंट्रोल कर सकता है। लू फेंग तुम अभी ही एक लॉर्ड बने हो और तुमने अभी ही एक ऐसे मिस्टीरियस लैंड को खोज लिया जिसको कि तुम रिफाइन कर सकते हो। अब लू फेंग वहाँ पे कहता है कि वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ब्लड क्रेन टेरिटरी मुझे इतना ज़्यादा सूट करेगा, मैंने तो बस ऐसे ही उनसे बदला लेने के लिए घुस गया था और मुझे पता चला कि यार इससे मेरा तो कनेक्शन से। अब लॉर्ड जिंगमिंग जो कि यार फ्यूचर देख चुका था उसे सारी चीज़ें पता था लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस इतना इस्तेमाल करते हुए कहता है कि देखो मैंने भी जब अपनी सेकेंड हिडन लेवल डाउ को कंप्रीहेंड किया था तो मुझे भी एक मिस्टीरियस लैंड मिली जिसे कहते हैं टाइम स्टार और ये मिस्टीरियस लैंड काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब ये सबसे छोटी मिस्टीरियस लैंड है जो कि हमें आज तक पता है। यहाँ तक ये हमारी काउंसिल हॉल जहाँ पे वो बैठकर बात कर रहे थे उससे भी छोटी ये मिस्टीरियस लैंड होती है। वो बंदा लॉर्ड जिंगमिंग आगे कहता है कि मैं टाइम स्टार में एक बार गया था, वहाँ पर जब मैं बैठा ही था तो मेरे बैठने से ही वहाँ के 1/10 स्पेस ऑक्यूपाई हो गई थी। मतलब लॉर्ड जिंग अपने 10 क्लोन्स को वैसे ही साइज में बैठा दे तो वो पूरे के पूरे एरियाज को कवर कर लेंगे। जिसके साथ लॉर्ड जिंग वहाँ पे कहते हैं कि वो टाइम स्टार बहुत ज़्यादा अलग है, वो अलग अलग टाइम लाइन्स में ड्रिफ्ट करता है, वो पास्ट टू कभी फ्यूचर्स में शिफ्ट किया करता था। जिसको देखकर लॉर्ड जिंगमैंग कहते हैं कि हम तुमने सही कहा लेकिन इसकी जो ट्रांसवर्स करने की एबिलिटी है पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, ये उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है जितनी की एडवांस मेरी है। लेकिन इसकी अलग ही इनडिस्ट्रक्टिबल फॉर्मेशन से जो कि मैं उसको पढ़ लिया था तो मेरी एक और लेयर चढ़ा दी थी प्रोटेक्शंस के रूप में। जिसके साथ युवान एक्सप्लेन करते हुए कहते कि देखो मिस्टीरियस लैंड के अंदर यूजुअली कई सारे हाईएस्ट लेवल पावर्स इंटीग्रेट होते हैं। जैसे लू फेंग के केस में रख लो उसमें 3 हाईएस्ट लेवल पावर्स होते हैं। अगर कोई भी बंदा उसको रिफाइन कर लेता है तो वो उस मिस्टीरियस लैंड से अपने पावर्स को बोरो कर सकता है। लू फेंग भी हामी भरता है। युवान उससे पूछता कि लू फेंग आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा कि तुम उस मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन कर लो। तो लू फेंग कहता कि बस कुछ एपोज ही लगने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे ही लू फेंग कहता कि कुछ एपोज, ये सुनकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि वो सदमे में चले जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आता है लू फेंग के अचीवमेंट के बारे में कि लू फेंग उसने फोर्सफुली ब्रेक थ्रू किया था और वो वहाँ पे जब केज में कंफाइन था तो उसने अपने डॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को बहुत ही कम टाइम में सीख लिया था। और जबकि वो लॉर्ड बन चुका है तो उसे तो मिस्टीरियस लैंड को रिफाइन करने में कुछ एपोज की ही ज़रूरत होगी। मतलब लू फेंग पे डाउट नहीं करने का। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि 3 एपोज पास हो जाते हैं। युवान और लॉर्ड मैन दोनों एक साथ मिलकर कोलोसल लोटस प्रिजन माउंटेन को भगा देते हैं। बात रही लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड्स की तो वो
फॉर्मर लोटस प्रिजन क्लस्टर्स में उसका ट्रू होम था, जहां पे उसने काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स को खा लिया था, लेकिन प्रैक्टिशनर फैक्शंस उसे भगा दिया था, लेकिन वह बंदा वहीं पे आ गया था। लेकिन ये सभी चीज़ें थी। अब यहाँ पे उनकी अलग फाइट थी जिसमें कि अपने लॉर्ड्स जीत गए थे। वहीं पे लॉर्ड जिंगमैंग मोगोसी को और भी टाइमलाइंस में ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं, मतलब कि वो हील भी नहीं कर पाता और इतना ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ब्लड क्रेंटिविटी के डीप हिस्से का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा होता है। ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड, शैडो लॉर्ड वो वहाँ से दूर से लू फेंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कोई भी लू फेंग को रोक भी नहीं पाता, वो बस वहाँ पे उसको खड़े खड़े देख रहे होते हैं। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग बैठे बैठे कहता है कि तो ये है हाईएस्ट लेवल पावर स्कीम। अब जब लू फेंग यहाँ पे पढ़ रहा होता है तो लू फेंग ने इसके 70 से 80% नेचर को सीख लिया होता है, लेकिन अगर लू फेंग को इसके हाईएस्ट लेवल लाइफ फोर्स को मास्टर करना है तो इसमें लू फेंग को कोई ज़्यादा ही कॉम्प्रीहेंशन की ज़रूरत होगी। लेकिन लू फेंग के इतने भयंकर कॉम्प्रीहेंशन होने के बावजूद लू फेंग को लगभग 3 एपोस का टाइम लग गया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग एक और चीज़ समझ है कि यहाँ पर जो ब्लड पावर है और ह्यूमन ऑफ लाइफ एंड डेथ है उनके बीच का जो पावर डिफरेंस है वो सच में काफ़ी अलग है। लू फेंग को एक चीज़ पता चलती है कि जो हाईएस्ट लेवल पावर और हाईएस्ट लेवल डाउ है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। पावर और डाउ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब लू फेंग जहाँ पे ये सीख रहा था वो पावर थी और लू फेंग ने जो पहला केज वर्ल्ड में सीखा था वो डाउ होती है। लू फेंग इन्हीं सबको देख रहा था। लू फेंग ब्लड पावर को यूज़ कर सकता था अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर, जिससे कि वो एनिमीज के अटैक्स को रोक सकता था, डोमेन्स को क्रिएट कर सकता था और अपने कंपेनियंस के स्ट्रेंथ को रिस्टोर कर सकता था और बढ़ा भी सकता था। अब लू फेंग इसी सब के बारे में बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे लू फेंग अपने बॉडी पावर्स को यूज़ करता है और उसने अपने ब्लड सी को भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, लेकिन लू फेंग अपने सी एनर्जी रिजर्व्स को सिर्फ 60% टोटल पावर्स में ही ले जाता है। अब लू फेंग अपने डॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेथ को जब तक कॉम्प्रीहेंड नहीं कर लेता तब तक लू फेंग का जो मेस्ट फॉर्म है वो लाइफ फॉर्म ही होने वाला है। मतलब लू फेंग अपने सिर्फ अभी लाइफ डाउ को ही मेनली यूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है लू फेंग के थोड़े से डिटेल्स के बारे में, जो कि परसेंटेज है तो कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई ना सुन लो। अब यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है ना वो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहना क्या चाहता है। बस मैं कैसे भी करके समझा देता हूँ। अब यहाँ पे बताया गया होता कि मान लो लू फेंग की एनर्जी रिजर्व 60% है तो लू फेंग की मूवमेंट स्पीड भी शायद उतनी ही होगी, मतलब वो उससे थोड़ी सी स्लोअर हो जाएगी अगर वो ज़्यादा उसको भरेगा। लू फेंग अगर मान लो कि 80% तक ले जाएगा तो उसकी मूवमेंट स्पीड, रिकवरी स्पीड वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी मूवमेंट और भी मतलब मूवमेंट घट जाएगी और जो रिकवरी है वो बढ़ जाएगी। मतलब और भी कंफ्यूजिंग टाइप की थी, हलवा बना दिया है। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्या लिखा था। अब यहाँ पे ये सब बकवास थी जिसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग की जो सबसे भयंकर वाली टेक्निक थी वो थी ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन टेक्निक, जिसमें कि लू फेंग अपने सारे ऑरिजिन कोर्स को निकाल कर ब्लास्ट करता था। अब लू फेंग अपने ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था, क्योंकि लू फेंग की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ वो लॉर्ड्स के मुकाबले में काफ़ी एवरेज होती हैं। अगर ब्लड पावर कॉम्बैट की बात करें तो वो सिर्फ 30% ही पावर होती, जो कि बहुत ही मेडिकोर मानी जाती है। अब लू फेंग की जो ब्लड पावर्स थी वो लू फेंग को और भी वीकेंड कर देगी, लू फेंग की ऑफेंसिव पावर्स बढ़ाएगी नहीं। अब यहाँ पे लू फेंग इन्हीं सब के बारे में बात कर रहा होता है। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सेम कैटेगरी और हाईएस्ट लेवल पावर्स के बारे में भी बात करता है, और बाकी के ऐसे और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ पे और बकवास बढ़ी हुई है। बस अलग अलग कैटेगरी में कि डॉज वो होगी तो ये होगी, जैसे लाइफ मतलब लू फेंग अपने आप को ब्लड सी में कर लेगा तो वो स्लगिश हो जाएगा, वो धीरे धीरे अटैक करेगा, ऑफेंसिव ज़्यादा रहेगी तो अटैक ज़्यादा करेगा, यही होता है। अब लू फेंग उसको देख कर क्या था कि जबकि मैंने ब्लड पावर्स को कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो चलो अब ब्लड क्रेंटिविटी के ऑरिजिन कोर एसेंस को रिफाइन करते हैं, जिसके साथ लू फेंग क्या था कि चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।